हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग तमाम पेडागोजी के सीटेट में प्रश्न आते हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ साइकोलॉजी की बात होगी, यहाँ पर जितने भी पेडागोजी के जो पांचों सेक्शन होते हैं उस पांचों सेक्शन के अंतर्गत सीटेट में जो प्रश्न आते हैं सकारात्मक रूप में और नकारात्मक रूप में, ये चीज़ें आपको पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि क्या चीज़ें हमारे लिए सकारात्मक होती हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए नकारात्मक होती है, जिससे हमारा सही आंसर हो सके। इन चीज़ों को लेके आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करें, इसको कैसे करें। तो ये एक ही पेडागोजी में नहीं, आपके सीटेट प्राइमरी के लेवल का जितने भी हैं पेडागोजी के, उसमें सारे के सारे, चाहे वो पर्यावरण का सेक्शन हो, चाहे अंग्रेजी का सेक्शन हो, चाहे भाषा का कोई सेक्शन हो, चाहे गणित का सेक्शन हो, चाहे मनोविज्ञान का सेक्शन हो, सब में पेडागोजी है। तो उसमें कुछ शब्दों पे बस आपको ध्यान देना है, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा और उससे आपको 1 नंबर पाने में, 2 नंबर पाने में, 3 नंबर पाने में, चुटकियों में से पाने में आपको लगेगा कि पेपर कितना आसान हो गया है। कुछ इस शब्दावली को आप जान लेंगे, समझ लेंगे तो आपका पेपर इतना आसान हो जाएगा कि पूरे में आप कुछ भी ना जानते रहें और आज की क्लास बस देख लीजिए तो उससे आपके पास होने भर के तो नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक, पास होने के नंबर आज की क्लास में तो आराम से मिल जाएंगे, बाकी आप उसमें थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो बेहतर से बेहतर नंबर लेके आ सकते हैं। लेकिन फेल एक भी नहीं हो सकते। बस शब्दावलियों पर ध्यान दीजिएगा कि क्या शब्दावली होगी, बस उसी को क्लिक करना है। और क्या पूछता है ना, क्या इस प्रश्न में सही है, क्या इस प्रश्न में सही नहीं है। तो इन दोनों चीजों पर सही है और सही नहीं है, दोनों शब्दों पर ध्यान देना है। बहुत सारे लोग होते हैं प्रश्न को पूरा पढ़ते नहीं है, प्रश्न को पूरा पढ़ते नहीं है, सही है नहीं है आगे लिखा होता है तो उसको सही है पढ़ लेते हैं, नहीं पर वो ध्यान उनका नहीं जाता है, जिससे उनका आता हुआ प्रश्न वो नंबर आते आते उनके हाथ से छिटक जाता है। और जब वो घर पे आते हैं तब कहते हैं यार ये तो नहीं में। अब तो मान लीजिए सीबीटी मॉडल का पेपर जो हो रहा है, अब तो पेपर भी आपको नहीं मिल पा रहा है कि आप घर पे ला सकें। पहले होता था तो लोग बाद में आके देखते थे, और आज के डेट में बहुत सारे मॉडल पेपर उसके आ रहे हैं। मान लीजिए पेपर जो शुरू हो रहे हैं, 1 महीनों तक ये समागम चलेगा सीटेट का, जिससे आप बस शब्दावली पे किसी भी से, ये नहीं है कि बस जो प्रथम जो आया है एडमिट कार्ड फर्स्ट वालों के लिए, बस उन्हीं के लिए है। हर एग्जाम में आपका जब तक फरवरी तक, जो दिसंबर के लास्ट से 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 7-6 फरवरी तक चल रहा है, वहां तक के सारे एग्जामों में यही ट्रिक आपको अपनानी है और इसी ट्रिक के माध्यम से आप सारी चीज़ें अच्छे से जान सकते हैं। और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये नहीं कि मैं किसी पर्सनल एक एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, हर एक एग्जाम में यही ट्रिक काम करेगा। क्योंकि जो उसका सीबीएसई का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी जो तैयार करती है, एनसीईआरटी की किताबों में जो चीज़ें देखी गई हैं वो इसी रूप में देखी गई हैं कि ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं और बस थोड़ी सी मिस्टेक आप करते हैं, उससे आपका प्रश्न गलत हो जाता है। अब बात करते हैं हम अपने प्रश्नों की कि कैसे किस तरह से प्रश्न आते हैं। सबसे पहले पूछता है क्या सही है, तो वो उसको आप किस रूप में लेंगे, सकारात्मक रूप में लेंगे। और पूछता है क्या वो नहीं है, तो आप उसको नकारात्मक रूप में लेंगे। जो कार्य बालक के लिए जब से ज्यादा उपयोगी होगा वो सकारात्मक रूप में लेंगे, और जो बालक कार्य करने में निष्क्रिय होगा यानी बालक के लिए लाभदायक नहीं होगा उसको हम नकारात्मक रूप में लेंगे। ये दोनों चीजों पर ध्यान दीजिएगा। क्या शब्द आएगा तो हमेशा वो शब्द आपको प्रश्न में दिख जाए तो आप उस पर आंख मूंद के उत्तर लगाइएगा, आपका प्रश्न वो सही हो जाएगा। बस शब्दावलियों पर बस ध्यान देते रहिएगा। इसीलिए इस पे प्रश्न विशेष कर लेके आया गया है कि जिससे आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम बहुभाषिकता और मातृभाषा। बहुभाषिकता क्या होती है? मैं सकारात्मक के अंतर्गत सबसे पहली बात कर रहा हूं बहुभाषिकता और मातृभाषा की। बहुभाषिकता क्या होती है? ये चीजें अगर बालक को कुछ भी सिखाया जाए तो उसको कहते हैं ना, उसके मदर टंग में यानी मातृभाषा में सिखाया जाए, वो और बेहतर ढंग से सीखता है, बहुत बेहतर ढंग से सीखता है। और क्लास में क्या होनी चाहिए, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, कोई अलग क्षेत्रों से आते हैं, कोई मान लीजिए ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कोई शहर परिवेश से आते हैं, कोई आपके कोई बस्तियां होती हैं कई मलिन कुचील, तो उसके अंतर्गत से बच्चे आते हैं। तो उनकी भाषाएं क्या होती हैं, बहुत प्रकार की होती हैं। और उनको सिखाने के लिए और सीखने के लिए ये बहुभाषिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर बहुभाषिकता की क्लास चलती है तो बहुत ज़्यादा बच्चा सीखेगा। जैसे एक भाषा में सिखाएंगे तो बहुत क्षेत्रों से बालक आते हैं ना, तो कोई कुछ बच्चे उस भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो वो सीख नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जो जानते रहेंगे वो तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ही सीखेंगे। तो हमको क्लास में क्या करना है, बहुभाषिकता जिसके अंतर्गत आ जाए वो क्लास क्या होगी, बच्चों के लिए सफल मानी जाती है। यानी सारे बच्चों
को सिखाने में वो क्लास अधिकतर लाभदायक होगी। अगर बहुभाषिकता रखी जाए, अगर ये पॉइंट दिखना शुरू हो जाए आपके प्रश्न में कि बच्चे को कैसे सिखाया जाए, तो बहुभाषिकता के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, तो ये चीज़ें क्या होंगी, बहुत ही सटीक उत्तर होगा। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें, एक कहा जाता है ना, घर बनाने से पहले एक नींव रखी जाती है, तो उसी तरह आप बहुभाषिकता और मातृभाषा को बालक के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण नींव मान सकते हैं इस क्लास के माध्यम से। किस माध्यम के माध्यम से? बहुभाषिकता और मातृभाषा के माध्यम से। अब कहा जाता है कि बालक थोड़ा सा और बड़ा होता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, और धीरे धीरे उसको समझ होनी शुरू हो जाती है, तो वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के यानी अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के यानी अलग अलग ढंग से वो गतिविधियां करता है। और जब अनेक प्रकार से अलग अलग ढंग से गतिविधियां करता है तो उसको हमको क्या करना चाहिए, अवसर देना ही चाहिए ना। तो हमको ये चीज, अगर प्रश्न में ये रहे कि बालक को कैसे सिखाया जा सकता है, तो आप कह सकते हैं विभिन्न तरीकों से, विभिन्न गतिविधियों से, विविध गतिविधियों से। ये आपका दिखेगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो, क्योंकि बालक कोई एक तरीका पकड़ के नहीं सिखाया जा सकता। उसको मान लीजिए आप कोई प्रश्न उसको समझा रहे हैं, शायद उसको उस तरीके से न समझ में आ रहा हो, तो आप अपने प्रश्न करने का ढंग थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। प्रश्न करने का या समझाने का ढंग जो होता है वो चेंज कर दीजिए। वो जब आप प्रश्न करने का चेंज कर देते हैं अपने ढंग को, तो वो क्या करता है, तब वो चीजें कहता है, हाँ सर ये तो मैं जानता था सर, तो वही चीजें मैं नहीं समझ पा रहा था, आप इस तरह कह रहे हैं तो समझ में आ गया। एक कहावत होती है कि कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बस वही चीजें यहाँ पे लागू होती हैं कि विविध तरीकों से अगर आप उसको सिखाएंगे तो वो उसको अनेक प्रकार के अगर अवसर दिए जाते हैं तो बालक क्या होगा, बहुत अच्छे ढंग से सीखता है। यानी उसको हर प्रकार के अवसर मुहैया कराइए, जिस तरीका हो सके, जो अवसर हो सके, जो कार्य हो सके, उनको सिखाइए, समझाइए, बताइए, वो सीखेगा, क्योंकि ये चीजें सकारात्मक रूप में होती हैं। ये दोनों क्लियर? किसी को डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है, किसी को डाउट। अब बात करते हैं रचनात्मक और सृजनात्मक कक्षाएं। जो कक्षाएं चलती हैं वो किस रूप में होनी चाहिए, रचनात्मक और सृजनात्मक। रचनात्मक क्या कहते हैं भाई, कोई कार्य है उसको थोड़ा सा अलग ढंग से करना। सृजनात्मक क्या है, आप अपने ढंग को ही, तरीके को ही अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत करते हैं। यानी क्लास में अगर बच्चों को सिखाया जाए तो उनको अलग अलग तरीकों से सिखाया जाए, उनको अलग अलग ढंग से सिखाया जाए, उनको एक व्यवस्थित तरीके से सिखाया जाए, उनको जैसे वो खेल की विधि से सिखा सकते हैं, उनको प्रोजेक्ट विधि से सिखा सकते हैं। तो वो क्या चीजें दर्शाती हैं भाई, रचनात्मकता और सृजनात्मकता दर्शाती है कि क्लास में आप कितने विभिन्न पहलुओं के माध्यम से आप क्लास में सिखाते हैं। अगर अलग अलग ढंग से, अगर आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी सृजनात्मकता है, आप अलग अलग तरीके से विधान कर सकते हैं, अलग अलग अवसर उसको प्रदान कर सकते हैं, अलग अलग शिक्षण कौशलों के माध्यम से उनको बता सकते हैं, तो वो कक्षाएं क्या होंगी, बालक के लिए हमेशा पॉजिटिव का काम करेंगी। यानी प्रश्न में आपके ये दिखना शुरू हो जाए कि कक्षा जो होती है वो बालक के लिए सृजनात्मक हो और रचनात्मक हो, तो बिल्कुल आपका उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है। आपका उत्तर यहाँ पे गलत नहीं होने वाला, क्योंकि कक्षाएं बिल्कुल सृजनात्मक होनी चाहिए और रचनात्मक होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं प्रोत्साहन और छात्र केंद्रित। अरे भाई, बालक जब भी आता है, अपने प्रश्न करता है, उससे पूछता है, तो आप उसको हतोत्साहित ना करें, आप उसको, उसके जिज्ञासा को, उसको प्रश्न करने के लिए उत्साहित करें। आप बेटा पूछो, प्रश्न पूछो और पूछो। अगर तुमको कोई समस्या हो तो बिना झिझक, बिना डरे आप पूछो। अगर बालक उसमें प्रश्न करता है, बिना झिझक के अपनी समस्याओं को आपको बताता है कि सर मैं इस तरीके से नहीं सीख पा रहा, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सर मुझे ये चीज़ें बताइए, तो बालक क्या होता है, उत्साहित होता है कि सर मुझे कुछ कहते नहीं, समझाते हैं बड़े अच्छे से। तो वो प्रश्न पूछने के लिए जो उसके अंदर की जिज्ञासा होगी वो और बढ़ती चली जाएगी कि सर मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं, मैं इनसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कहता है कि छात्र केंद्रित होनी चाहिए, यानी कोई भी कक्षा होनी चाहिए वो छात्र केंद्रित ही होनी चाहिए, क्योंकि बालक केंद्रित होगी, बाल केंद्रित होगी तो उस क्लास का विकास बहुत ज़्यादा होगा। यानी हम बच्चों को सीखने के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करेंगे, क्योंकि हम उनको उत्साहित कर रहे हैं। बेटा प्रश्न पूछ लो, बेटा ये लिख लो, बेटा ऐसे करके लेके आना। बालक क्या करता है, खुशी खुशी कहता है कि बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमको सब चीज़ समझ में आता है, जो नहीं समझ में आता है मैं सर से पूछता हूँ। वो इसके लिए क्या
होता है, उत्साहित होता है। और ठीक जब उत्साहित होता है तो आप उसको प्रोत्साहन दीजिए कि बेटा तुम ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत बढ़िया। पुनर्बलन कौशल होता है ना, तो इस तरह के कौशलों का आप प्रयोग करते हैं। आप कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, तुम बहुत बढ़िया सीख रहे हो। इससे तुम्हारे सीखने की जो क्षमता होगी वो बहुत आगे जाएगी। यानी कार्य करने के जो प्रोत्साहन हम दे रहे हैं बालक को, एक सकारात्मक रूप में प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक रूप में हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब जो पुनर्बलन कौशल आप लोगों ने पढ़ा है उसमें किस तरह की बातें की गई हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के कौशलों की बात कही गई है। लेकिन हम सकारात्मक जब बात करते हैं तो जब बालक अच्छा कार्य करता है तो हम उसको हमेशा सकारात्मक पुनर्बलन ही देते हैं और उसको प्रोत्साहित करते हैं कि तुम अच्छा करोगे, तुम ये प्रश्न करो, तुम कर ले जाओगे, बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। भले से बालक थोड़ा सा डरता है, उसका झिझक दूर कर दीजिए, उसको प्रोत्साहित करिए कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम ऐसे करो, हो जाएगा। बालक क्या करता है, उसी तरीके से करता है और हो जाता है। उसके बाद से आपके पास लेके आता है, आप कहते हैं बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस तरह के आप कौशलों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस तरह के। अब ये हो जाता है, ये किसी को कोई कन्फ्यूजन, और कोई भी क्लास होगी तो बाल केंद्रित ही होगी सबसे पहले। अगर कभी भी कोई क्लास जो होती है शिक्षक केंद्रित नहीं होती है। अगर बाल केंद्रित प्रश्न किया है कि एक कक्षा जो है वो बाल केंद्रित है, तो आपका उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो सकारात्मक रूप में आप उसको देख रहे हैं। बाल केंद्रित अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरों के लिए पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं कि जाके हम उसको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, कार्य करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं त्रुटिनाम महत्वपूर्ण। भाई त्रुटिनाम क्या होता है, बहुत सारी त्रुटियां होती हैं बालक को, बहुत सारे कार्य होते हैं कि ऐसे बालक कोई त्रुटि कर देता है, वो सोचता है कि सर मुझे डांटेंगे, मारेंगे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे वो त्रुटिनाम जो ये नाम त्रुटिनाम जो लिखा है, इस पे आप थोड़ा सा गौर करिए कि जो उसकी त्रुटियां हैं आप उसमें सुधार करिए, आप उसकी त्रुटियों में सुधार करके आप उसको प्रोत्साहित करिए। और जब आप उसकी त्रुटियां, जब बालक करेगा ही नहीं, जब त्रुटियां करेगा ही नहीं तो सीखेगा कहाँ? क्योंकि हर मनोवैज्ञानिक ने ये चीज़ें कही हैं कि करके सीखना, यानी हम जब करके सीखते हैं तो हमारे अंतर्गत क्या होंगी, त्रुटियां होंगी ही होंगी। और जब त्रुटियां होंगी तब हम सीखने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अगर हमारे अंदर त्रुटियां नहीं हो रही हैं तो हम समझ लीजिए सीखने के उस तरह के स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जब हम गलती करते हैं और गलती को सही करते धरते एक समय ऐसा आता है कि हम उस गलती को करते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो त्रुटिनाम महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए हमको जिज्ञासु होना पड़ेगा, किसी कार्य को लेकर जिज्ञासु होना पड़ेगा कि भाई जिज्ञासा बनी रहे किसी चीज़ को लेके कि ये चीज़ें चल रही हैं, जिज्ञासा है। बालक क्या होता है, जिज्ञासु होता है ना। यानी जिस कक्षा में बालक जितनी ज़्यादा जिज्ञासा रखेगा वो उतना ही अधिक सीखेगा, क्योंकि वो चीज़ें करके सीखने में, आप बताते हैं कि हर बालक क्या करता है, प्रश्न ज़्यादा करता है कि सर चिड़िया क्यों उड़ती है, सर हाथी ऐसे क्यों चलती है, सर ये हाथी और के 4 पैर होते हैं तो भैंस के भी 4 पैर होते हैं, अंतर क्या होता है। इस तरह के प्रश्न बालक क्या करता है, करता रहता है। तो आप वो क्या करता है, करके सीखे। जैसे ही आप उसको बताते हैं, दोनों का अंतर बताते हैं, कार्य बताते हैं कि चिड़िया क्यों उड़ती है, एरोप्लेन भी तो उड़ता है, वो दोनों प्रश्नों को इस तरह से रखता है, तो आप उसको करके बताते हैं कि देखो ये चीज़ें हैं और आप ऐसे जान लीजिए। तो उसके क्या होगी, उसकी जिज्ञासा तब जाके शांत होती है। लेकिन बालक हमेशा जिज्ञासु ही रहता है। ठीक, किसी को कोई कन्फ्यूजन इसमें? कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा। समावेशी कक्षा क्या होती है भाई, एक सामान्य कक्षा होती है जिसमें क्या होता है कि जो सामान्य बालक होते हैं, मतलब एक एवरेज बालक होते हैं, जो पिछड़े बालक होते हैं, जो विकलांग बालक होते हैं, मतलब जो दिव्यांग बालक होते हैं। दिव्यांग का मतलब क्या कि इस तरह के दिव्यांगों को जान लीजिए जिसकी एक आंख ना हो, दिव्यांग में जिसके एक हाथ ना हो, जिसके दोनों हाथ ना हो, जिसके एक पैर ना हो, जिसकी उंगली ना हो, ये इस तरह के लोग क्या करते हैं, एक सामान्य कक्षा में बैठ के पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। यानी अगर सामान्य बच्चों के साथ बच्चे पढ़ सकते हैं जो पिछड़े बालक होते हैं, पिछड़े बालक का मतलब सामान्य बच्चे 1-2 बार में सीख जाते हैं, जो पिछड़े बालक होते हैं वो 4-5 बार में सीखते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं सीखते, 4-5 बार बताने में वो भी सामान्य बच्चों की तरह सीख लेते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा। आप एक कक्षा माहौल देते हैं, शिक्षा का वातावरण देते हैं, बस शिक्षा को सारे बालकों को एक साथ सिखाते हैं, चाहे वो सामान्य बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो, पिछड़ा बालक हो या कुछ अंगों से दिव्यांग बालक हो।
ठीक, उनको हम एक सामान्य कक्षा में बैठा के पढ़ा सकते हैं। यानी अगर पूछता है कि जो शिक्षक केंद्रित है क्या उसमें समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत बालक अपने अंदर की पढ़ाई को बाहर ला सकता है एडुकेयर या एडुकेयर के माध्यम से, तो आप कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम किसी को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। एक सामान्य कक्षा का माहौल बनाते हैं जो हमारे रूप में सकारात्मक रूप में हम लेते हैं। किसी को वहाँ पे ये नहीं कहते हैं कि ये दिव्यांग है तो नहीं पढ़ेगा, ये पिछड़ा है तो नहीं पढ़ेगा। पिछड़ा का मतलब दिमाग से पिछड़ा, मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछड़ा। ठीक, ये समावेशी कक्षा कहलाती है। यानी समावेशी कक्षा की आवश्यकता है ही। यानी हम जब भी पूछे प्रश्न कि समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता पड़ सकती है, तो बिल्कुल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ सकती है। क्या समावेशी शिक्षा में समस्त बालकों को सिखाया जा सकता है? तो समस्त बालकों को जो एक तरीके से सीख सकते हैं उनको सिखाया जा सकता है। ठीक, हस्तपरक अनुभव। भाई हस्तपरक, हाथ यानी जो हम काम करके सीख रहे हैं अपने हाथों से। जैसे आपने कहा अल्फ़ाबेट, कोई अल्फ़ाबेट हमने बताया ए, कह दिया ए, बालक क्या करता है? उस ए को लिखता है, ए को लिखता है। यानी हम हस्तपरक अनुभव, यानी हम वो करके वो सिखाते हैं कि ए ऐसे होता है। बालक क्या करता है? ए को उसी रूप में सीखता है, बी को सीखता है। यानी कई कार्य ऐसे होंगे जो बालक अपने हाथ से, अपने दिमाग का प्रयोग करके ऐसे कार्यों को अपने आधार पर वो करता है, जिसको हम कह सकते हैं हस्तपरक अनुभव। यानी ए बनाना सीख लिया, बी बनाना सीख लिया, चाहे कोई बहुत सारे ऐसे जोड़ने घटाने वाले खिलौने आते हैं ना, तो वो इस कार्य को सीख लेता है। फिर बाद में आप कहते हैं कि ऐसा है, कुछ दिनों के बाद, चाहे 10 दिनों के बाद, चाहे 1 महीने बाद टेस्ट लेते हैं कि इस कार्य को करके दिखाओ, तो बालक क्या करता है? वहाँ पे अपने अनुभव का प्रयोग कर लेता है कि हम हाँ ये तो कार्य मैंने किया, एफ एप्पल बनाना जानते हैं, खिलौने को तोड़ना जोड़ना ये भी मैं जानता हूँ। तो वो हस्तपरक, वो अपने अनुभव का प्रयोग करता है। यानी बालक क्या होता है? करके सीखने में विश्वास करता है, और करके एक बार जो चीज़ें सीख लेता है वो उसके लिए ज्ञान अस्थायी होता है। और जब वो ज्ञान अस्थायी होगा तो वो चीज़ें हम सकारात्मक रूप में ले लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं करके सीखने की। अभी करके सीखने की बात इतनी चल रही है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। भाई थांडाइक महोदय ये चीज़ें, सारी चीज़ें कहते हैं, स्किनर महोदय ये सारी चीज़ें कहते हैं। तो इस पर मैं बहुत बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी, मैं बालक की बात नहीं करता, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करके सीखता है, मैं कहता हूं कि 4 व्हीलर गाड़ी ऐसे चलाइए, अब आपको मैं बता रहा हूं कैसे ऐसे चलाइए, क्या आप उस तरह से सीख पाएंगे? लेकिन अगर गाड़ी आप खुद चला के सीखते हैं तो क्या वो ज्ञान अस्थायी, आप गाड़ी चलाना सीख लेंगे कि नहीं सीख लेंगे? यानी अस्थायी रूप से गाड़ी चलाना सीख लेंगे। मैं भले से यहाँ से ऐसे बता रहा हूँ, बताना और करना दोनों में अंतर होता है। तो ये ज्ञान क्या होगा? करके सीखना। सक्रिय रूप में क्या करता है? बालक एक सक्रिय प्राणी है भाई बालक, क्योंकि ये जिज्ञासा इसके अंतर्गत होता है, और हमेशा बालक को ही सक्रिय मानना चाहिए। अगर बालक को आप निष्क्रिय मान लेंगे तो जो कुछ आप सिखाना चाहते हैं वो चीज़ें नहीं सिखा पाएंगे। यानी जब भी आप कक्षा में पूछे कि बालक किस रूप में होना चाहिए, तो बालक सक्रिय रूप में होना चाहिए। जब बालक सक्रिय रहेगा तो आप कोई भी चीज़ें सकारात्मक रूप में सिखा सकते हैं। यानी बालक एक तरीके से सक्रिय कार्य ही करता है, ठीक, सक्रिय रूप से। अब बात करते हैं विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। भाई विभिन्न संदर्भ, बहुत सारे संदर्भ होते हैं कि संदर्भ समझते हैं ना, कि कोई एक बात होती है उसके संदर्भ में कोई मोटिवेशनल बात कहते हैं, कोई उसको समझाते हैं कि वो झगड़ा कर रहा है। ठीक, तो झगड़ा करने के लिए आपका संदर्भ क्या होगा? कि उस झगड़े को हम कैसे शांत करें और वो भी बुरा ना माने और झगड़े को करना छोड़ दे। गाली गलौज करता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके उस तरह के भाषा में, गाली दे के भाषा में नहीं समझाएंगे भाई, उसको उस तरह से समझाएंगे कि वो गाली देना छोड़ देते। वही कह रहा है कि विभिन्न संदर्भों में हम भाषा का प्रयोग करते हैं कि भाई उसको समझाने के लिए हम अलग तरीके से समझाते हैं, बताने के कुछ अलग तरीके से समझाते हैं। ये सारे तरीकों को हम विभिन्न संदर्भों में रखते हैं, जिसमें हमारा लैंग्वेज, जो लैंग्वेज होता है ये बड़ा इफेक्टिव होता है। इसीलिए आप देखते होंगे तमाम मोटिवेशनल वीडियो चलते होंगे, उसमें लैंग्वेज की कितनी प्राथमिकता होती है। अगर लैंग्वेज हमारा अलग ढंग से होता है तो हम उस चीज़ों के प्रति मोटिवेट होते हैं। और ठीक वही कार्य बालक के लिए क्या करता है? शिक्षक करता है, और विभिन्न संदर्भों में वो भाषा का प्रयोग करता है कि जिस तरह की समस्या उस तरह का वो कार्य करता है। ठीक, स्वाभिव्यक्ति। भाई स्व के द्वारा अभिव्यक्ति, यानी बालक क्या करता है?
वो उसको हम मानते हैं कि ये सक्रिय बालक है, ये कुछ न कुछ जानता होगा। ऐसा हम उसको नहीं मान के चलते हैं कि ये निष्क्रिय बालक है, यानी उसके अंतर्गत ये चीज़ें वो कुछ न कुछ जानता है, और ये आता है तो ये क्लास में आया है तो कुछ न कुछ जान रहा है। अब हम उसको बोलने का यहाँ पे मौका देते हैं। बोलने का मौका क्यों देते हैं भाई? बोलने का मौका इसलिए देते हैं कि बालक से हम जान सकें कि अभी तक वो क्या जानता है और क्या उसको इस कक्षा में अभी सिखाया जाना बाकी है। तो हम उस चीज़ों को अच्छे ढंग से समझाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, क्योंकि बालक की हम अभिव्यक्ति देख लिए, समझ देख लिए, वाक्य देख लिए, ये सारी चीज़ें देख लिए और हम समझ गए कि बालक को अभी क्या क्या सिखाना बाकी है और क्या सीख के आया है, उसमें संशोधन करना यानी शुद्धिकरण करना अभी बाकी है। उसको हम उसकी अभिव्यक्ति के, बालक जो अभिव्यक्ति करता है उसके माध्यम से बता सकते हैं। तो यानी जो भी अभिव्यक्ति करेगा हम उसको हमेशा पॉजिटिव रूप में लेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिया तो डांट दिए, ऐसा नहीं, कुछ भी बोलता है तो हम उसको समझेंगे और समझ के उसको समझाएंगे कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। अगर आप उसको समझ के समझाते हैं तो आप ये चीज़ें सकारात्मक रूप में आएंगी। आप बालक को कभी डांटेंगे नहीं। अगर वो प्रश्न पूछता है तो आप उसको समझाएंगे, क्योंकि वो उसकी अभिव्यक्ति है। अगर आप उसको समझाते हैं, से बताते हैं, तो वो किस रूप में आएगा? सकारात्मक रूप में। और सबसे लास्ट में आता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास क्या है भाई? भाई हमारा उद्देश्य ही यही है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। यानी कोई कहीं भी प्रश्न में दे दे कि बालक का किस प्रकार से विकास करना है, तो बालक का हम विकास सर्वांगीण विकास के लिए करते हैं, बालक का कार्य हम सर्वांगीण विकास के लिए करते हैं, बालक की उन्नति हम सर्वांगीण विकास के लिए करते हैं। मतलब कोई भी एक चीज़ ऐसी दिखाई दे, अगर प्रश्न में सर्वांगीण विकास दिखाई दे बालक के लिए, तो आप इसको आंख मूंद के सही कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, नहीं है कि है अगर पॉजिटिव वे में पूछा है तभी सर्वांगीण विकास है, ठीक। अगर पॉजिटिव यानी सकारात्मक रूप में पूछा है तभी सर्वांगीण विकास को आप महत्वपूर्ण मानेंगे। यानी आप अभी तक पॉजिटिव यानी सकारात्मक रूप में इन शब्दावलियों को पर ध्यान दीजिएगा। अगर इन शब्दावलियों को आपने पकड़ लिया और ये प्रश्न में कहीं भी दिख रहे हैं पॉजिटिव वाले में, तो आपका पेडागोजी के पांचों सेक्शन में एक भी उत्तर गलत नहीं होगा। बस ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें मैंने पॉजिटिव रूप में बताया यानी सकारात्मक रूप में बनाया, यानी सही है के रूप में बताया। अब क्या सही नहीं है बालक के लिए, ये चीजें बात करते हैं। तो बालक के लिए सबसे पहली बात करते हैं कंठस्थीकरण। भाई बालक एक सक्रिय प्राणी है, ठीक। तो हम क्या किसी चीज को कहेंगे कि रट्टा मारो, हाँ स्मरण करो, रट्टा मारो? नहीं भाई। अगर हम सिर्फ बालक को कहते हैं कि रट्टा मारो, उस चीज़ को उसकी समझ ही ना हो, उस बारे में वो समझाता ही नहीं हो, बस उसको रट्टा मार के ए फॉर एप्पल सीख लिया, लेकिन ए फॉर एप्पल मीन्स सेव होता है, सेव ऐसा दिखता है, इसके बारे में उसको नहीं पता है, तो वो ज्ञान क्या होगा? हमारे लिए नकारात्मक होगा, क्योंकि बालक को हमको रट्टा मार के नहीं सिखाना भैया, हमको उसको समझाना है। अगर समझाते हैं और समझता है वो तो सकारात्मक होगा। अगर हम उसको रट्टा मरवाते हैं यानी कंठस्थीकरण करते हैं और उसको बस याद करवाते हैं, तो ये नकारात्मक रूप में हो जाएगा। जो आपको एनसीएफ में भी एक लाइन में कहा गया है कि बालक के अंतर्गत जो चीज़ें हैं आप रट्टा उसको हटवाइए, उसको बालक रट्टा मारने का उसमें विरोध किया गया एनसीएफ सन 2005 में, जिसमें कहा गया है कि एक लाइन में ये चीज़ें बालक के लिए नहीं होनी चाहिए। बालक के लिए सार्वभौमिकरण के अंतर्गत वो चीज़ें होनी चाहिए कि सारी चीज़ों के साथ हम जोड़ सकें। लेकिन ये चीज़ें अगर आपको प्रश्न में दिखे कि स्मरण, रट्टा मारना ये बालक के लिए सार्थक होगा, तो ये यहाँ पे आपका उत्तर गलत होगा, क्योंकि ये चीज़ें बालक के लिए नकारात्मक रूप में कार्य करती हैं। कहीं भी प्रश्न में आपको कहे कि बालक एक सिखाया कैसे जा सकता है, तो ये चीज़ें करके, स्मरण करके, रट्टा मार के, कंठस्थीकरण करके बालक को सिखाया तो जा सकता है, लेकिन उसको समझ नहीं विकसित की जा सकती है। और जब बालक सीख सकता है लेकिन समझ नहीं विकसित होती है, तो उस बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हम इसको नकारात्मक रूप में लेते हैं। दंड व सजा। भाई किसी भी क्लास में अगर बालक को कुछ कहता है, चाहे बालक कोई किसी को कुछ कह देता है, तो आप उसके लिए उसको दंड का विधान करते हैं, तो ये भी चीज़ें गलत है। क्या है? ये भी चीज़, क्योंकि दंड न तो सकारात्मक माना जाता है और दंड न तो नकारात्मक पुनर्वलन माना जाता है। ये दोनों चीज़ों में काउंट नहीं होता है। यानी किसी भी बालक को अगर आप दंड दे देंगे और सोचेंगे कि ये चीज़ें आगे में भविष्य में गलती नहीं करेगा, तो वहाँ पे आप गलत हैं। आप बस एक ही चीज़ से बालक को समझा सकते हैं, बस
समझा ही सकते हैं, और समझा के अपने बात के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, एक तर्क के माध्यम से तभी बालक को आप समझा सकते हैं। अगर दंड के माध्यम से अगर उसको सजा दे रहे हैं, सजा का मतलब 2 दिनों के लिए क्लास से बाहर, 3 दिनों के लिए क्लास से बाहर, 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड, तो आप क्या कर रहे हैं? इस तरह के नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग कर रहे हैं, और नकारात्मक रूप में बालक को कभी भी सिखाया नहीं जा सकता। यानी उस लाइन में बालक को सिखाने के लिए 2 दिनों की सजा दे दी जाए, 2 दिनों के लिए दंड दे दिया जाए, तो क्या वो लाइन सही हो सकती है? यानी वो चीज़ें नकारात्मक रूप में होंगी और चीज़ें वो सही नहीं हो सकती। अगला पॉइंट कहता है समस्या चाहे बाधा चाहे बोझ, बालक हमारे लिए बोझ नहीं है, क्योंकि एनसीएफ की जो कहा जाता है एक बाकायदे शीर्षक ही है। क्या शीर्षक है? उसमें कहा ही जाता है बिना बोझ को जो होता है, बिना बस्ते के बोझ हो, जो बस्ता जो होता है बालक के लिए बोझ जो होता है, वो चीज़ें हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। यानी हम बालक को समस्या तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। बालक की जो समस्या है, हम समस्याओं को जानने को प्रयास करेंगे। अगर हम बालक को ही समस्या मान लेंगे कि ये बालक बड़ा दुष्ट है, ये बालक बड़ा खराब है, ये बड़ा अनुशासनहीन है, तो हम कभी भी सकारात्मक रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। यानी हमारे लिए वो नकारात्मक रूप से वो सोचेंगे कि हमेशा हमारे कार्य में बाधा है। तो आप बाधा को दूर करिए ना, बाधा को किसी बात से दूर करिए, किसी तर्क के माध्यम से दूर करिए, अपने व्यवहार से दूर करिए। तो ये अगर बालक को आप समस्या मान लेते हैं, बालक को ही बाधा मान लेते हैं, तो ये नकारात्मक रूप में चला जाएगा। किस रूप में चला जाएगा? नकारात्मक रूप में चला जाएगा। यानी बालक को आप समस्या यहाँ पर नहीं मानेंगे। अगर आप बालक को समस्या ही मान लिए कि बालक ही समस्या है, इस क्लास से इसको बाहर कर दिया जाए, चाहे इसको स्कूल से बाहर कर दिया जाए, तो आप क्या प्रयोग कर रहे हैं? नकारात्मक रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं व्याख्या या चाहे व्याकरण। बालक जो होता है, आप उसको लेक्चर के माध्यम से सिखा सकते हैं क्या? हाँ, हम लेक्चर जैसे आपको दे रहे हैं तो आपके अंदर वो समझ है, आप समझ सकते हैं, लेकिन बालक को आप लेक्चर के माध्यम से नहीं समझा सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, यानी हम उसको करके सिखा सकते हैं, अपनी बात रख के सिखा सकते हैं, अपनी बात को व्हाइट बोर्ड पे और उसको सक्रिय बना के सिखा सकते हैं। अगर हम बालक को व्याख्या बस आए, क्लास में आए, बस लेक्चर दिए चले गए, लेक्चर दिए चले गए, तो बालक जिंदगी भर नहीं सीखने वाला। अगर हम चाहते हैं कि व्याकरण के चीज़ें सिखाएं, तो छोटा बालक इतना परिपक्व नहीं होता है कि उसको व्याकरण हम सिखाएं। पहले तो हमको उसको शब्दावलियों का ज्ञान कराना है ना। जब शब्दावलियां वो सीख लेता है, तो अपर कक्षाओं में, अगली बड़े कक्षाओं में जब जाता है, तो हम वहाँ पे व्याकरण के थोड़े 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 सब्जेक्ट उसमें जोड़ते चले जाते हैं, तब जाके उसको हम व्याकरण का ज्ञान देते हैं। तो हमको व्याख्या का क्लास में नहीं प्रयोग करना है, हमको बालक को व्याकरण का ज्ञान नहीं देना। अगर व्याख्या दे रहे हैं तो हमारे लिए नकारात्मक होगा, और व्याकरण का ज्ञान दिला रहे हैं तो भी हमारे लिए वो चीज़ें नकारात्मक होगी। पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित। पाठ्य पुस्तक को क्या होगा? अगर सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है पाठ्य पुस्तकों को लेके? पाठ्य पुस्तक अलग अलग पब्लिक स्कूल वाले अपने हिसाब से पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करवाते हैं, जिससे बालक को समझने में दिक्कत होती है। वो पाठ्य पुस्तक को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं, और जिससे वो चीज़ें, वो जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। और जो शिक्षक केंद्रित लिखा होता है, वो उसमें शिक्षक को भी अधिकार के साथ, यानी जब भी शिक्षा हो बाल केंद्रित हो। यानी शिक्षक को डिक्टेटर मत बनाइए, शिक्षक को डिक्टेटर मत बनाइए कि भाई खड़े हो जाओ, है बैठ जाओ। तो इस तरह से अगर बच्चा क्लास में डरा सहमा रह रहा है कि सर जी आएंगे, ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, तो डरा डरा क्लास में बस रह जाएगा, आपके डर से बैठे रह जाएगा उतने देर तक। लेकिन जो सीखने की दर होगी वो जीरो, जो सीखने की दर है वो जीरो है। यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित हमको नहीं, बालक सिर्फ पढ़े 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 उस चीज़ को न समझे। यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित हमको नहीं चाहिए, रट्टू ज्ञान नहीं देना है। और शिक्षक केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए कि शिक्षक आए उनको डरा समझाने के बजाय बस अपनी बात को रखे और चल दे। तो ये क्लास में भी चीज़ें नहीं चाहिए। हतोत्साहित, अगला पॉइंट है हतोत्साहित। भाई किसी भी, अभी थोड़ी देर पहले उत्साहित की बात हो रही थी, प्रोत्साहन की बात हो रही थी सकारात्मक रूप में। तो हतोत्साहित, बालक कोई प्रश्न करता है तो उसको हम कहते हैं तुमको बहुत पीटेंगे, बैठो, तुमको बहुत मारेंगे, बैठो। तो हमको बालक को प्रश्न पूछ रहा है तो हमको उसको उत्साहित करना चाहिए, न कि हतोत्साहित। यानी बालक को फिर अगला प्रश्न पूछना होगा तो वो हतोत्साहित यानी डरा रहेगा, तो कहेगा अभी कुछ कहेंगे सर जी, कुछ कहना शुरू कर देंगे, सर हमको कुछ बोल देंगे, सर हमको डांट देंगे, इसीलिए उस चीज़ को वो नहीं बोलता। अगर बालक को आप हतोत्साहित बराबर करते रहते हैं तो वो नकारात्मक रूप में आ जाता है। यानी बालक को हमको हतोत्साहित नहीं करना है, बालक को हमको उत्साहित करना है। अगर बालक को हम उत्साहित कर रहे हैं तो
क्लास क्या होगी, बहुत बेहतर होगी। और अगर हम बालक को हतोत्साहित कर रहे हैं, यानी उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और समझा नहीं रहे हैं, बस कुछ कह रहा है तो उसको डांट दे रहे हैं, तो बालक क्या हो जा रहा है, हतोत्साहित हो जा रहा है, कुछ प्रश्न पूछने के लिए वो रेडी नहीं हो रहा है। तो इस तरह की कक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की हतोत्साहित बार बार कक्षा को कर रहे हैं तो वो नकारात्मक रूप में चला जाएगा, यानी जो उसके प्रश्न पूछने की क्षमता होगी वो भी प्रश्न नहीं पूछेगा। आप बालक को उत्साहित करिए, न कि हतोत्साहित करिए। केवल मात्र सिर्फ अगर प्रश्न में कह दे कि केवल व्याख्यान विधि से सिखाया जा सकता है, केवल पुनर्बलन विधि से सिखाया जा सकता है, केवल श्यामपट्ट कौशल विधि से सिखाया जा सकता है, केवल अनुशीलन विधि से सिखाया जाता है, मतलब अनेक प्रकार के कौशलों में से सिर्फ कहता है कि सिर्फ 4 कौशलों से सिखाया जा सकता है, सिर्फ 3 कौशलों से सिखाया जाता है, सिर्फ मात्र केवल 2 कौशलों से सिखाया जाता है, सिर्फ 1 कौशलों से। अगर ये वर्ड आपको दिखे कि इतने तरीकों में से सिर्फ 1, 2, 4, हमको बालक को क्या करना है, अनेक विविध तरीकों से, अनेक प्रकार के तरीकों से सिखाना है, न कि 2 तरीकों से, 3 तरीकों से, 4 तरीके से। जितने तरीके से वो सीख सके हमको उतने तरीकों से सिखाना है, न कि केवल 1 तरीके से, 2 तरीके से, 3 तरीके से। ठीक, ये चीज़ें अगर प्रश्न में दिखे कि बालक को केवल अनुशीलन विधि से सिखाया जा सकता है, केवल पाठ्यपुस्तक विधि से सिखाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। बालक को अनेक तरीकों से सिखाया जाता है, 1 विधि से, चाहे 2 विधि से, चाहे 5 विधि से नहीं सिखाया जाता है। छात्र कोरी स्लेट कोरा कागज। कोरी स्लेट का मतलब भाई आप नई कॉपी खरीदते हैं, पेज के अंदर कुछ लिखा नहीं रहता है, एकदम सादा सादा रहता है ना, उसी को कोरा कागज कहते हैं। ठीक, तो बालक जब होता है तो यहाँ पर हम उसको कोरा कागज नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि बालक विद्यालय में आया है तो घर परिवार से कुछ ना कुछ सीखा है, समाज से कुछ ना कुछ सीखा है, और वो जब सीखा है तो हम ये उससे कुछ बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, कुछ अपनी बात कहते हैं, वो कक्षा का माहौल बनाते हैं, तब उसको सीखने और सिखाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर हम बालक को पहले से मान लेते हैं इसको कुछ नहीं आता है, तो क्लास क्या होगी, वो हमारी नकारात्मक रूप में बदल जाएगी। यानी हम बालक को सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक रूप में मानेंगे, नकारात्मक रूप में नहीं मानेंगे। यानी हम छात्र को कोरी स्लेट नहीं कह सकते, यानी बालक पहले से कुछ ना कुछ जानता है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं जानता है। क्योंकि कहा जाता है कि अरस्तु कहते हैं कि छात्र का जो मन होता है, मन, अरस्तु कह रहे, प्लेटो कहते हैं जो छात्र का मन होता है, मन, ध्यान दीजिएगा, मन होता है वो कोरी स्लेट होता है। प्लेटो कहते हैं जो छात्र का मन होता है वो कोरी स्लेट होता है। और वहीं कहता है जॉन लॉक क्या कहते हैं कि छात्र का जो मस्तिष्क, अभी मन का जब बात आएगा तो देखिएगा प्लेटो उत्तर आ जाएंगे। ठीक, प्लेटो। ठीक, और जब आप बात करते हैं कि मस्तिष्क की तो जॉन लॉक की बात आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं जॉन लॉक और प्लेटो की मैं बात नहीं करूँगा, बात यहाँ पे क्या करूँगा भाई, मैं यहाँ पे बालक की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे बालक कुछ न कुछ सीख के घर से आता है, तब विद्यालय में आता है। हम उसको एक सादा पेज नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि ये बालक कुछ न कुछ जानता है, और अब इसके जानने के हिसाब से हम इसका विकास करेंगे कि क्या ये चीज़ें जान रहा है और क्या विकास करना अभी बाकी है, ये मान के चलेंगे। अब अगला आता है सीमित। भाई बालक को हम ये नहीं जानेंगे कि बस इसको इतना ही ज्ञान देना है, बस इतना ही सिखाना है और सीमित वातावरण में सिखाना, नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम सीमित कुछ शिक्षण विधियों का, कुछ शिक्षण कौशलों का, कुछ शिक्षण परिप्रेक्ष्यों का बस चीज़ों को लेके ध्यान में रख के बालक को सिखाते हैं तो बालक कभी ज़िंदगी में नहीं सीख सकता है। हम बालक को कभी सीमित दायरे में रख के नहीं पढ़ा सकते। हम बालक को ब्रॉड लेवल पर लेके समझाएंगे कि उसको अनेक तरीकों के माध्यम से सिखाया जा सके। जो अगर सीमित दायरे के माध्यम से उस चीज़ को सिखाया जाता है तो वो निगेटिव रूप में आता है, और जो चीज़ें आपको अधिक तरीके से और बढ़िया तरीके से बताया जाता है लॉन्ग टर्म पे, वो सकारात्मक के अंतर्गत आता है। और हम कुछ कौशलों का, कुछ शिक्षण विधियों का, कुछ शिक्षण उज्ज्वल टीचरों को लेके चलाते हैं तो वो हमारे लिए सीमित दायरा काउंट होगा। तो ये हमारे लिए नकारात्मक रूप में प्रयोग होता है। अब बात करते हैं लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता क्या कहता है, मेल फीमेल, यानी लड़के और लड़कियों में हम अगर भेदभाव करते हैं, अगर पुरुष टीचर है तो लड़कों का फेवर करते हैं, लड़की महिला टीचर हैं तो लड़कियों का फेवर करते हैं। यानी हमको क्लास में कभी भी
इस तरह के लैंगिक फेवर की बात नहीं करनी है, हमको समानता असमानता की बात नहीं करनी है। हमारे लिए लड़की भी उतनी ही मायने रखती है जितना लड़का, यानी कक्षा में हमको जेंडर बाइनेस से बचना है। जेंडर बाइनेस हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमको क्लास को समानता यानी समरूपता के अनुसार पढ़ाना है। हम किसी में लड़के और लड़की में किसी प्रकार का भेद नहीं करेंगे। अगर लड़के और लड़की में किसी प्रकार का भेद नहीं करते हैं तो वो सकारात्मक क्लास होगी, अगर लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं तो वो नकारात्मक क्लास होगी। और ये चीज़ें जैविक के अंतर्गत आती हैं। ठीक। अब निष्क्रिय, बालक को हम कभी भी निष्क्रिय नहीं मानते हैं, क्योंकि सकारात्मक रूप में जब बालक को हम सक्रिय मानते हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए तत्पर रहता है, कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए तत्पर रहता है, तो हम इसको पॉजिटिव रूप में लेते हैं। और जो चीज़ें कार्य करने के लिए नहीं कर पाता है उसको हम करने के लिए सिखाते हैं, वो चीज़ें करता है तो वो सक्रिय हो गया। लेकिन बालक को कभी भी हम अनएक्टिव नहीं मानेंगे, यानी हम बालक को कभी भी निष्क्रिय नहीं मानेंगे। अगर निष्क्रिय मानते हैं तो ये हमारा नकारात्मक रूप में आएगा, यानी बालक कुछ नहीं जानता है, कुछ भी सिखाएंगे ये नहीं सीख सकता, ये मूढ़ बालक है, ये पिछड़ा बालक है, ये इस तरह के इसके व्यवहार हैं, ये हमेशा एक्टिव नहीं रहता है। अगर इस तरह की मनोदशा लेके चलते हैं तो इसको आप निष्क्रिय लेके चलते हैं तो ये नकारात्मक के अंतर्गत आएगा। यानी बहुत सारी चीज़ें थी कि ये दोनों चीज़ों में, सकारात्मक और नकारात्मक में, एक एक ये वर्ड देखिएगा। अगर वर्ड में सही में दिखे तो आप पॉजिटिव में लगाइएगा, अगर सही नहीं में दिखे तो ये निगेटिव में लगाइएगा। आपका उत्तर पांचों के पांचों पेडागोजी में बिल्कुल सही उत्तर आएंगे और आप सोचेंगे कि इतने कम समय में, एक ही कक्षा में, इन सारे प्रश्नों के पेडागोजी के उत्तर यहाँ पे पड़े हुए। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन वर्डों पे। अगर वर्ड पॉजिटिव रूप में दिखाई दे रहे हैं तो ये सारे पॉजिटिव वाले हैं, और जो वर्ड आपको निगेटिव रूप में दिखाई दे रहे हैं ये निगेटिव रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक। और जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।